हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा पॉलिसी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका हायर एजुकेशन में लास्ट में जो टॉपिक है वहां से होता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन कभी काल आ जाता है। यहाँ से पूछ लेगा कि भाई गवर्नमेंट कोई अगर एजुकेशन पे नई पॉलिसी लाया है तो बिल कौन पास करता है। न्यू, जैसे आपके NEP दे दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन पास करता है, तो उसमें देगा भारत सरकार, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा, गृह मंत्रालय। तो ये क्या करता है, आपकी इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले एक चीज को समझते हैं। पहले इसमें जैसे आपका दिया है पॉलिसीज, और दूसरा इसमें दिया है गवर्नेंस, तीसरा इसमें दिया एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझिए, ऐसे एक प्रकार से मैं बनाता हूं बेसिक चीजें। यहां P फॉर पॉलिसी लिखो, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और G फॉर गवर्नेंस। ठीक है। ऊपर बैठे सभी लीडर लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। यहां पर पार्लियामेंट में कोई एक बिल पास करते हैं, और बिल पास करके सभी राज्य जितने स्टेट हैं सबके पास जाता है। और राज्य के जो भी जितने डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में IS होंगे। अब इन IS जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, वहाँ तहसील होगी, ब्लॉक होगा, विलेज होगा। तो जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी कहाँ तक पहुँचाना है? आम जनता तक पहुँचाना है। तो ये पॉलिसी कौन पहुँचाएगा? तो पॉलिसी अगर मान लीजिए यहाँ बना, स्टेट में गया, तो लेकिन स्टेट में जो बैठे IS लोग ये पहुँचाएंगे। ये इनके पास आया बिल, अब देखिए इनके पास आया, और ये बिल लेकर के कहा जाएंगे गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब सुशासन। सुशासन को कौन चलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब IAS। अब ये क्या करेंगे, जमीनी स्तर तक, मान लीजिए गांव होता है बरगद का पेड़ दोस्तों। अब बरगद का पेड़ ऐसे होता बड़ा सा, पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं आराम से, बढ़िया शाम को बातचीत करेंगे, हाल चाल पूछेंगे। तो IAS क्या करेगा, जो ये पॉलिसी इनके पास आया, इनके ये क्या करेंगे, सुशासन तरीके से गांव वालों को इकट्ठा करेंगे। सभी गांव वाले यहाँ पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। अब यहाँ जब इकट्ठा हो जाएंगे तो लोगों से क्या पूछा जाएगा कि ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी से आपको ये फायदा है। जैसे सरकार ने कोई बिल पास कर दिया, चलिए मैं ऐसा कोई एक नाम ले लेता हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। अब हेल्थ के ऊपर कोई बात कह दिया कि सभी के हेल्थ के लिए सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है कि जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर होगा, 60 ईयर से एबव होगा, ऊपर होगा, उसको सरकार पर मंथ अकाउंट में 2000 रुपया देगा। कितना? 2000। अब सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना। अब यहाँ से बिल पास हुआ, इनके पास आए, पॉलिसी लेके गांव में गए और शासन के तरीके से लोगों तक बातें पहुंचाना शुरू की। अगर ये बातें सही तरीके से यहाँ से पास हुआ, इनके पास आया, और इन्होंने सही तरीके से यहाँ शासन को सब तक पहुंचा दिया, हर एक गरीब तक पहुंच गया। उनका सर्वे किया गया कि गांव में कितने लोग 60 साल से ऊपर है, उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर ये बिल यहाँ से यहाँ तक पास हो गया, इसी बोलते हैं कि पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये तो बेसिक चीज होता है। लेकिन अब इसी चीज को सरकार ने अगर मान लिया एजुकेशन में कोई बिल पास कर दिया, एजुकेशन, अब जैसे NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पास किया, ठीक है। अब यहाँ से बिल पास हुआ, हर एक स्टेट में गया, हर एक स्टेट के लोग जो है, जो वहां पर IAS अधिकारी पास फाइल दिया। इन्होंने क्या हुआ, तहसील में नायब साहब, तहसीलदार साहब, कारीगर साहब, जितने साहब लोग हैं सभी लोग के पास इकट्ठा करते हैं, बैठ के बातें करते हैं। फिर हर एक लोग को गांव में जाके लोगों को समझाते हैं कि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। अब जो भी गांव का मुखिया है अपने स्कूल में इस पॉलिसी को इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा क्या ये पॉलिसी यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं शासन, सुशासन व्यवस्था को एक सुदृढ़, एक अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शासन या सुशासन। तो ये चीज बेसिक होता है। लेकिन इसको
आगे और भी इसमें क्वेश्चन पूछता है थोड़ा पॉलिटिकल चीजों से। अब पॉलिटिकल चीजों से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा इसमें हम बात कर लेते हैं बेसिक एक एक करके। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। दूसरा पढ़ो प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना। तीसरा पढ़ो इसमें लेजिस्लेटिव क्या है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी। एक एक पॉइंट को आपको फिर करो। फंडामेंटल राइट क्या है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। उसके बाद शेड्यूल, एक मिनट। उसके बाद बीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फिर पढ़ो उसमें संविधान कितने आर्टिकल है, आर्टिकल। फिर उसके बाद पढ़ो कितने इसमें पार्ट है। फिर इसके बाद पढ़ो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, किस किस देश से संविधान लिया गया है। और फिर पढ़ो इसमें पार्लियामेंट सिस्टम क्या है। फिर पढ़ो पार्लियामेंट कमेटी क्या है। फिर पढ़ो पार्लियामेंट रिफॉर्म क्या है। फिर उसके बाद इसमें कमीशन क्या है। एक मिनट, कमीशन है, बस इतना ही है दोस्तों। उसके बाद पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। ये अगर आपने इतना पढ़ा है बेसिक चीजें, जो बच्चे यूपीएससी तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल तैयारी करते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीजें उनको पढ़ना पड़ता है। एक होता दोस्तों उसको बोलते हैं अनुसूची। अब इसको बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है। अब बेसिक चीजें ये इतना मिला करके आपका पूरा बनता है पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब इसी में इंक्लूड है। एक एक समझते हैं। अब पहले पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, संविधान क्या है। संविधान वह है जो किसी देश को चलाने का बेसिक एक आधार होती है, जिसके नियम कानून होते हैं। समाज को कैसे चलाया जाए, समाज में कैसे आर्थिक नीतियां, आप देखते होंगे हर एक नीतियां कहाँ से बनती है, इसी संविधान के आधार से। ये ऐसी किताब है, ऐसी एक बुक है जो सभी समाज, धर्म, जाति सभी को पिरोए हुए है और सबको एक दिशा देती है, एक डायरेक्शन करती है, जिससे संविधान देश की एक बुक कहलाती है। अब पूछता है इसमें प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना क्या है। जिससे प्रस्तावना लिखा है कि वी द पीपल, अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व समाजवादी पंथ लोकतंत्र गणराज्य एतद हो करके इस प्रकार से उसकी एक पूरा प्रियम्बल लिखा है कि समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, सारी बातें किसमें लिखा है, प्रियम्बल में।
बंधुत्व क्या है, भाईचारा कैसे बना के रखना है, किसी व्यक्ति में कभी जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्मवाद की बात नहीं होना चाहिए, अगर बात हो तो सभी में बंधुत्व हो, देश की बात होनी चाहिए, समाजवाद की होनी चाहिए, अर्थवाद मतलब विकास की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात होनी चाहिए, कैसे देश को बेहतर किया जाए, ये पूरा प्रियम्बल लिखा होता है। अगला पढ़ते इसमें हम लेजिस्लेटिव क्या है। लेजिस्लेटिव दोस्तों, लेजिस्लेटिव मीन्स होता है जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो यहाँ क्या होती है, इसको एक जैसे कार्यपालिका बोलते हैं प्रकार से। कार्यपालिका मतलब उसमें सभी मंत्रिमंडल, मंत्रीगण लोग जितने होते सब लोग उसमें बैठक करते हैं। इसमें 2 सदन होते हैं, एक केंद्र का होता है, इसमें 2 लोग हैं, एक केंद्र का और राज्य का, दोनों लोग बैठक करते हैं। और यहाँ बैठक करके क्या करते हैं, कानून का जो है कानून बनाते हैं। और बनता कहाँ हो, पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव। यहाँ क्या होता है, बिल बनता है। यहाँ पर लोग बैठक करेंगे, इसमें बिल बनेगा लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, इसको बोलेंगे विधायिका, इसको बोलेंगे न्यायपालिका। आगे इसे लिख लेना प्यार पालिका, सॉरी दोस्तों। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है बिल बनाना, कार्यपालिका मतलब लागू करना, और जुडिशरी मतलब व्याख्या करना। ये बेसिक चीज है, सही है गलत है। मान लीजिए आपने कोई बिल बना दिया, महिलाओं के ऊपर बना दिया, बच्चों के ऊपर बना दिया, देश के विकास के ऊपर बना दिया। जैसे अभी आपने एनआरसी बिल है, सीए बिल है, यूसीसी बिल है, ये सब कहाँ पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट में। अब यहाँ लोकसभा, राज्यसभा में इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बीच में एक होते हैं प्रेसिडेंट। ये 3 लोग, अगर लोकसभा से बिल बन के राज्यसभा में गया, राज्यसभा से जाता है, अंत में प्रेसिडेंट का अगर साइन हो गया तो बिल पास हो गया। अगर उन्होंने साइन नहीं किया, अपने जेब में रख लिया, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इन्होंने क्या करते हैं कि यहाँ से बिल पास हो गया। अब बिल पास होने के बाद इसको लागू कौन करवाते हैं, जो मंत्रीगण लोग हैं, अलग अलग अपने राज्य में लागू करवाएंगे। लेकिन तभी माना जाएगा लागू जब तक वो जुडिशरी, न्यायपालिका उसको क्या करती है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, केंद्र पे मतलब सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब तक उसकी व्याख्या नहीं चेक कर लेती सही बना है। अब व्याख्या किस आधार पर चेक करेगी, वो संविधान के आधार पे, कि जो संविधान के आर्टिकल है, क्या इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कानून बना सही है। ऐसा तो नहीं कि इस समाज में जाके विद्रोह की भावना न उत्पन्न कर दे, या कहीं धर्म को लेकर के विद्रोह न छिड़ जाए, क्षेत्रवाद की भाषा की बात तो नहीं कर। ऐसा अगर बिल तो नहीं है कहीं, जैसे अभी किसानों का बिल आया तो किसान आंदोलन होने लग गया, इसका मतलब बिल किसानों के अनुकूल नहीं था। तो ये क्या करता है, जुडिशरी उसको चेक करता है। अगर सही नहीं है तो बिल को क्या करवा सकती है, रोक सकती है। किसके आधार पे, संविधान के। संविधान में क्या होता है, आर्टिकल होता है। अगर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बिल पास किया जाता है, अगर दूसरे आर्टिकल में लिखा होता है इस आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार, अगर ये बिल ठीक नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करने के बाद दोबारा उस बिल को बनाइए, और नहीं तो उसको रद्द किया जा सकता है। तो सोचिए कितने पूरा एक मशीनरी सिस्टम है जिसके आधार से बिल पास होता है। तो हमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। अगला हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या। फंडामेंटल राइट जैसे बोलने का अधिकार, आप बोल सकते हो, पढ़ाई करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सारी चीजें कौन देता है, आपको संविधान देता है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर कहीं से आपको बोलने का भी अधिकार दिया है, या आपको पढ़ने का अधिकार दिया, तो आपका ये भी अधिकार है, तो उसका दायित्व भी बनता है, अगर आप पढ़े हो तो किसी को बताने का भी अधिकार रखो। अगर आप इस देश में रहने का अधिकार मिला है, तो कम से कम इस देश की क्या है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी, चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे नेचर हो, उसका आपका भी दायित्व बनता है, इसकी सुरक्षा भी आप स्वयं करो। जैसे लोग क्या है कि गवर्नमेंट बस में या गवर्नमेंट रेलवे में अपना सफ़र करते हैं, कुछ लोग पान गुटखा बीड़ी खा के उसे फेंक देते हैं। तो भाई ये गलत है। क्यों? अगर आपको राइट दिया गया इसमें ट्रैवलिंग करने का, इस देश में रहने का, तो आपका ड्यूटी बनता है साफ सफाई भी रखने का। इसलिए दोनों चीज़ को याद रखना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट दिया गया है किसी चीज़ को, आप यहाँ बैठने का, तो आपका अधिकार है उसकी साफ सफाई भी रखने का।
फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट लिया गया था अमेरिका से और फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था आपका सोवियत संघ रूस से। तो कभी कभार यहाँ से चीज़ें पूछता है कि कहाँ से फंडामेंटल राइट लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या लिया गया। तो अब राइट में जाओगे तो बहुत चीज़ें हैं। इक्वालिटी, सभी के साथ समता की बात करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनटचबिलिटी, छुआछूत नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अगर आप करोगे तो आपको संविधान इस पर दंड देगा। धर्म, कोई अगर धर्म है, इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाहता है वो जा सकता है, उसकी अपना राइट है, उसका अपना अधिकार है। उस धर्म छोड़ के किसी धर्म को नहीं मानना चाहता है तो बिल्कुल ना माने, उसको आर्टिकल 19, 51 इसके अकॉर्डिंग उसको अधिकार मिला है कि धर्म चाहे अपनाए या छोड़े, उसका खुद का अपना एक राइट है। लेकिन ड्यूटी ये भी बनता है कि अगर आप छोड़ो या जोड़ो लेकिन समाज को मत तोड़ो, क्योंकि आपका ड्यूटी बनता है अभद्र क्रिया मत फैलाओ, कि कभी इस धर्म कभी उस धर्म, किसी को वर्गलाओ मत, ये आपका बनता है ड्यूटीज। देखिए कितना बढ़िया चीज़ है, अधिकार भी देगा लेकिन ड्यूटी भी देगा। अगला बात करता है डीपीएसपी, ये आर्टिकल 31 से लेकर 51 तक ये बेसिक चीज़ें क्या बात करता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। किसी राज्य को अगर विकास करना है, डेवलप करना है, स्वयं वो कर सकता है। कोई बिल पास करना चाहता है स्वयं अपने विधानमंडल में पास कर सकता है। विधानमंडल जैसे विधान परिषद, विधानसभा, जैसे केंद्र में होता पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, वैसे विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होता है। ये क्या करता है, राज्य अगर अपने राज्य को डेवलप करना चाहता है, जैसे आप देखेंगे बिहार सरकार ने जो वाइन है, शराब है, उसको बैन कर दिया था। तो सरकार खुद स्वयं कर सकती है, अगर समाज के हित के लिए है, गांव के हित के लिए, कृषि के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए, रोजगार के लिए अगर कोई चीज़ इफेक्ट करती है, नेगेटिव असर जाती है तो उसको बंद करो। तो ये स्वयं में एक आपको डीपीएसपी के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है, एक डायरेक्ट आपका सिद्धांत बनता है, स्टेट पॉलिसी, राज्य खुद अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुसूची, अनुसूची बोलते हैं शेड्यूल। अब शेड्यूल टोटल पहले 8 थे, प्रेजेंट टाइम में 12 हैं। पहले कितने थे? 8, आज कितने हो गए? 12। पहले 8 था, अब हो गए 12। अब इसमें एक चीज को याद रखना पड़ता है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लेगा दल बदल, अर्थात दल बदल मतलब जैसे एक्सचेंज योर पार्टी, आप मान लीजिए पार्टी छोड़ कर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो कौन से शेड्यूल में आएगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें 1, 2, 3, 10। तो आपको अगर याद है कि ये तो 10 में है, दल बदल मतलब 10वीं में है। फिर पूछ लेगा इसमें जो है आपका ग्राम पंचायत कौन सी अनुसूची में है, 11वीं कि 12वीं। अगर आपको याद है 11वीं में है तो आप जो है ग्राम पंचायत के बारे में पूछते हैं। इसमें टोटल 12 अनुसूची एक एक करके बताते हैं। पहला होता है किसी राज्य का नाम, उसका सीमा क्षेत्र, उसकी एक बाउंड्री होता है। मान लीजिए आपका, आप अपने गांव में हो तो आपका गांव का कोई एक बाउंड्री होगा, इस गांव के बाद दूसरा गांव शुरू होता है। तो वैसे यहाँ पर अनुसूची फर्स्ट में क्या बोला गया, अगर एक देश है तो उस देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होगी, उसकी अपनी एक बाउंड्री होगा, स्वयं वो अपने अंदर है, किसी के नहीं संप्रभु, किसी के अधीन नहीं है कि जाकर के बोलेगा आओ मुझे गुलाम बनाओ, ऐसा नहीं। अब उसका अपना एक क्षेत्र है, उसका अपना एक नाम है और अपना उसका एक भौगोलिक दृष्टिकोण है। दूसरा बोलता है इसमें वेतन की बात करता है। अब वेतन क्या है भाई, चाहे आप सरकारी अधिकारी हो चाहे प्राइवेट, चाहे आप प्रेसिडेंट हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विधायक हो गए, अर्थात एमएलए हो गए, एमपी हो गए, सांसद हो गए, तो इनकी पूरी वेतन की बात सेट किया गया है, कितना कितना वेतन देना चाहिए। तीसरी बात करता ओथ मतलब शपथ की बात करता है कि भाई अगर आप वेतन ले रहे हो तो आप कसम खाते हैं ना कि मैं आज एतद होकर के इस संविधान का कसम खाता हूँ और इस देश में मैं किसी प्रकार का जाति धर्म ऊंच नीच की बात नहीं करूँगा, मेरे लिए सभी बंधुत्व एक समान है, मैं इस देश के नागरिक होने के नाते आज इस देश में जो भी कानून के नियम उसका पालन करूँगा और मैं इस मिट्टी का जो भी अपना कस्में लेते हैं दोस्तों, बाकी बहुत कुछ चीज़ होती है, कस्में वादी करना, ये होता तीसरी में है, शपथ की बात करता है। चौथी में आपका होता है सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन में होता है कि राज्य में, जैसे राज्य है तो हर एक राज्य का अपना जनसंख्या बेस से सीटों का आवंटन, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80 सीटें हैं,
किस बेस पे? जनसंख्या के बेस पे। अभी अगर ये 2026 में इसकी जनगणना अगर हो गई, ढंग से किया गया, 2020 में होने वाला था, चलो 30 में अगर होता है, अब पार्लियामेंट की सीटें बढ़ गई, तो पता चला यूपी में अभी 80 है तो कम से कम 150 सीटें बन जाएगी, क्योंकि अब जनसंख्या पहले कब का हुआ था? ये हुआ था लगभग 1950-56 के बाद, फिर 72-73 में कभी करा गया 80। अब अगर होगा 40-45-50 साल बाद, सोचिए कितनी जनसंख्या यूपी की हो गई है, 25 करोड़ आबादी है। अब देखिएगा कितनी सीटें निकलेंगी, और जितनी सीटें निकलेंगी उतने क्या सीट हमें पार्लियामेंट में देना पड़ेगा भाई। अभी 80 MP भेजता था यूपी, अब पता 150 MP भेजेगा, तो वहाँ क्या हुआ? और सीटें बढ़ाना पड़ेगा आपको, 70 सीटें और बढ़ाना, 80 है तो 150, मतलब 50 सीटें और बढ़ाना पड़ेगा। अगर 130 करता है, 120 करता है, 150 करता है, अर्थात जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी वैसे पार्लियामेंट सीटें बढ़ाएगा। ये आपको होता है सीटों का आवंटन, कितना सीट किस पे आवंटन करना है, जिस देश की जितनी जनसंख्या होगी राज्य की उतनी वहाँ सीटें बनेंगी। कभी कल आप देखते होंगे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में इसका भी विवाद चलता है कि नॉर्थ इंडिया से लोग ज़्यादातर लोकसभा से, राज्यसभा से सीटें पाते हैं, साउथ इंडिया से लोग जो है सीटें कम भी हैं, और साउथ इंडिया के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अगर लोग देखो तो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो सौतेला छोड़ो, ऐसा लगता है हम इस देश के ही नहीं हैं, ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहाँ मेन चीज़ कई चीज़ देखा जाता है, जनसंख्या के आधार पर सीटें बनती हैं, और जो जिस समाज से, जिस एरिया से चुन करके जाता है उसी को बात रखता है पार्लियामेंट में। सरकार वैसे पैसे अवलोकन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, देती है। ये आपका चौथे में होता है सीटों का आवंटन। पाँचवें में होता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था किया गया है कि जो SC है इनके लिए किया गया, अनुसूचित जातियों के लिए, कि सरकार इनके लिए किसी प्रकार का SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग को, SC एक्ट है 1991 के अकॉर्डिंग दिया है कि जातिगत शब्दों से इनको कोई सूचित नहीं करेगा। अगर कोई इनको कुछ गाली देगा, कुछ भी बोलेगा, मजदूर बनाएगा, कुछ करेगा, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर क्या होगा? सजा दिया जा सकता है। इसलिए उनके लिए एक प्रावधान किया गया, एक सुरक्षा दे दिया गया। यही चीज़ें आपको अनुसूची 7 में भी है, जिसमें SC/ST, इसमें पूरा ST की बात किया गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करता है। करंट टाइम में यही चीज देखिए, आपका लद्दाख में जो भी है, वांगचू करके एक व्यक्ति हैं, यही बात वो भी कहते हैं कि इसका जो है शेड्यूल 6 में यहाँ के मुद्दों को भी जोड़ो उसमें, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि जो ST लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं समुदाय के, इनको एक प्रावधान दिया गया, जल जंगल जमीन। भाई इनकी जंगल जमीन की सुरक्षा, ये लोग बोलते हैं ये जंगल और जमीन, जल हमारी ही नेचर है और हम नेचर में रहने वाले लोग हैं। अगर कोई जल पता चला कि बांध बना के बिजली बना रहा तो उसके वो खिलाफ बात करेंगे, पहाड़ है काट के रास्ता तो खिलाफ बात करेंगे, पेड़ को काटा जाएगा तो भी ये खिलाफ बात। तो इस कहने का मतलब ये, इनके लिए एक सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है, इनकी रिसोर्स कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बात जो है आपका अनुसूची 6 में कहा गया। अनुसूची 7 में जो है आपका आता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है? इसमें स्टेट का कुछ शब्द होते हैं और कुछ केंद्र सरकार का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों अपनी विषय रखते हैं। कहने का मतलब विषय मीन्स क्या होता है, क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया, जैसे मान लीजिए NRC बिल पास किया तो यहाँ तो पास हो गया, अब स्टेट ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट, समवर्ती सूची। पूछा जाता है कभी काले समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। अलग अलग सबका विषय रखा गया है, किसी में 60 विषय है, किसी में 45 विषय है, अलग अलग इसमें डाटा चेंज होता रहता है। दोस्तों आप लोग इसको देख लेना, और किसी में 52 विषय हैं, ऐसे करके दोनों को जोड़ के बनाया। विषय मीन्स होता है जिस विषय की केंद्र के पास कितने सब मतलब पॉइंट है बात करने का, स्टेट के पास कितना विषय पॉइंट है, जब दोनों मिलकर के बनेंगे तो कितने पॉइंट बनाया जाएगा, ये 52 विषय रखे गए, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट समवर्ती सूची। 8वां इसमें अनुसूची आता है जिससे बोलते हैं भाषा, लैंग्वेज को लेकर के, कौन से लैंग्वेज को
राष्ट्रीयकृत दिया जाए, राष्ट्र की दर्जा देना चाहिए। जैसे मैथिली है, डोगरी है, भोजपुरी है, कन्नड़ है, बहुत सी भाषा है। तो इनमें कौन सी भाषा को राज्य मतलब केंद्र शासित अर्थात नेशनलाइज किया जा सकता है, केंद्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा माना जाना चाहिए, उस भाषा को प्रोवाइड किया गया है। तो अनुसूची 8 में 9वीं अनुसूची इसमें एक आता है। 9वीं अनुसूची में कहा गया है हर एक व्यक्ति का अपना फंडामेंटल राइट है, कोई किसी का अधिकार नहीं छीन सकता है। इसी में आप देखते हैं 1972 के लगभग बीच में केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केस। इनका क्या था कि आपने देखा होगा कि 7 जज बैठे थे और 6, तो इन्होंने उस वक्त क्या था, बहुत बड़ा एक मुद्दा था कि वो एक उनके पास एक मठ था, तो सरकार उनके मठ को हटाना चाहती थी। लेकिन संविधान में लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट है, किसी का आप अधिकार को छीन नहीं सकते। इस मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस होता है, इसलिए उस केस को कभी आप लोग पढ़िएगा, केशवानंद भारती बनाम केस, किस सन में लाया गया और कितने जजों से इसको क्या किया गया, न्याय दिया गया। लेकिन वहाँ भी हमारा क्या था, संविधान नहीं हारा, संविधान के अनुसार ही बात किया गया। अगर आपका तभी आप देखते होंगे कभी का कोई हाईवे रोड निकलता है तो सरकार बोलता है भाई जितना इनका ज़मीन जाता है उस ज़मीन का कीमत इनको दे दो, इस पैसे से लेकर के कहीं और ज़मीन ले लेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देख बहुत से हाईवे बना, बहुत से लोगों का ज़मीन रास्ते जो है रास्ते में आ गया था, तो उस ज़मीन को पहले गवर्नमेंट मुआवजा दिया, कुछ पैसा दिया, उसके बाद वो रास्ता बनना शुरू हुआ। तो ये आपको होता अनुसूची 9 की बात करता है। फिर आपका 10वीं 10 नंबर में आपका आता है दल बदल। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग चेंज करते हैं। आज देखते होंगे, कभी काल सोचा होगा कि आप देखते होंगे कुछ लीडर को कहेंगे पहले तो एनडीए गवर्नमेंट थे, आज ये यूपीए गवर्नमेंट में आ गए। अभी क्या हुआ, अब देखिए यूपीए से हट के अभी बीएसपी में चले गए, अभी सपा में चले गए। आप देखते होंगे ये जो पार्टी चेंज करने का अधिकार क्यों दिया गया, इसके पीछे पॉजिटिव सोचो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती है, याराना है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अब वो व्यक्ति कोई करप्ट काम कर रहा है, झूठ बोलना, दगाबाजी करना, चापलूसी करना, तो आपको लगेगा अब इसका साथ छोड़ो, इस व्यक्ति के साथ रहेंगे, हम भी ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे ही पार्टियां होती थी जब उनको लगता था कि ये देश के बारे में नहीं सोच रहा है, ये विकास के बारे में बात नहीं करता, ये तो हमेशा अलग अलग मुद्दों को छेड़ता जिससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप उस पार्टी को रिजाइन देके छोड़ सकते हैं, फिर दूसरी पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अधिकार कौन देता है आपको, अनुसूची 10 देता है संविधान के अनुसार, इसीलिए बनाया गया। लेकिन आज क्या हो गया, लोग उसका मिसयूज ज़्यादा होने लग गया। इससे देखिए हर एक चीज़ सिक्के की 2 पहलू है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे तो पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव दिखेगा। आइए बात करते हैं अगला। ये 10वीं थी। 11वीं होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब गांव के विकास के लिए जो बनाया गया था। भाई जैसे आप गांव के विकास के लिए पहले क्या था, इसमें आप सुने होंगे कि बी.आर. अम्बेडकर वर्सेस गांधी जी। तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर साहब दोनों लोग के बीच में क्या हुआ, एक बार डिबेट होने लग गया। वो कहते थे, बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते थे जो गांव के लोग उनको शहर में बसना चाहिए, और गांधी जी कहते नहीं गांव में ही लोगों को रहना चाहिए। तो अब इसमें डिबेट क्या था सुनिए। बी.आर. अम्बेडकर साहब का कहने का मतलब ये था कि जब तक लोग गांव से बाहर नहीं निकलेंगे जागरूकता कैसे फैलेगी। उनका ये कहने का मतलब है कि जो गांव में लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और भी समुदाय के लोग हैं, अगर वहाँ कोई प्रधान बनेगा तो कोई उच्च जाति का बनेगा, एक खुली बात बता रहे दोस्तों, तो अगर उच्च जाति का बनेगा तो छोटों को तो सुनेगा नहीं। अगर छोटे लोग बाहर निकलेंगे, अपना अधिकार पहचानेंगे, रोजी रोटी करेंगे, किसी के बधुआ नहीं रहेंगे, दिन भर कहीं 8 घंटा काम करेंगे, 800 500 कुछ आज के जैसे समय में कमा रहे हैं, तो अगर खुद से कमाएगा तो उसकी पैसा खुद के उसके जेब में, खुद से कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन गांधी जी कहते थे ऐसा नहीं है। गांधी जी का अपना पॉइंट सोचना गलत नहीं था, बहुत अच्छी सोचते थे, लेकिन उनका थोड़ा सा व्यवहार सोचने का नज़रिया अलग था, इनका सोचने, लेकिन दोनों लोग का नज़रिया ठीक था, मंजिल एक था। इसी बेस पे तबाब को देखते होंगे गांधी जी ज़्यादा गांव को फोकस करते, ये शहर को फोकस करते थे। वो इसलिए शहर को फोकस करते थे कि उनको ये था कि जो लोग आज के समुदाय है, जो कहते हैं जिसको दलित कहते हैं, समुदाय आज ओबीसी कहते हैं, बैकवर्ड पिछड़ा कहते थे, क्योंकि वो उनको उठाना चाहते थे
कि वो लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे दुनिया देखेंगे। आज जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में देखिए लोग बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब उनकी जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी देश के लिए क्या करें, विकास में योगदान कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। पहले क्या होता, अगर गांव में रहते एक व्यक्ति गांव का मुखिया बनता, मान लीजिए कोई मलखान सिंह व्यक्ति मुखिया बन जाता, अब वो पता चलो उस गांव के लोगों में अपना एक दबदबा बना के रखता, तो इसीलिए वो कहते थे गांव लोग बाहर नहीं। लेकिन गांधी जी कहते नहीं, लोग गांव में ही रहेंगे, गांव में जब काम करें गांव खुद डेवलप। बट ये अपना अपना उनका विचार था, जो जिस विचार को अपनाया वो आगे बढ़ा। आइए अगला बात करते हैं। तो इसमें आपका 11वीं में ग्राम पंचायत सबसे पहले नागौर जिला में 1952 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। अब इसको जो ग्राम पंचायत लाया गया तो इसका स्तरीय बांटा गया। बलवंत राय मेहता बोलते 3 मेहता, अशोक मेहता बोले 2 स्तरीय, सिंघवी कमेटी बोलते कोई बात इस पर हम न्याय करेंगे, व्याख्या करेंगे 3 स्तरीय में। इसमें क्या था, बलवंत राय मेहता कहते थे ग्राम पंचायत को विकास करने के लिए कि जिला स्तर पे सुनवाई होना चाहिए और ब्लॉक स्तर पे सुनवाई होना चाहिए और ग्राम स्तर पे होना चाहिए। जब तक गांव का व्यक्ति ब्लॉक में नहीं बात रखे, ब्लॉक की बात डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, तब तक कोई भी जिला, कोई गांव, कोई ब्लॉक डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन अशोक मेहता कहते थे जरूरी नहीं है कि ब्लॉक की बात करो, तुम डिस्ट्रिक्ट और गांव के से जोड़ दो, ब्लॉक के बीच से हटा दो। सिंघवी कमेटी की ऐसी बात नहीं है, अगर गांव को डेवलप करना है तो ब्लॉक को भी साथ में रखना पड़ेगा। तो लोगों का अपने अपने दोस्तों विचार था। बलवंत राय मेहता का अलग था, अशोक मेहता का अलग था, सिंघवी कमेटी का अलग था। तो ऐसे ऐसे ग्राम पंचायत की बात होती थी, गांव के विकास की। फिर उसमें आता 12वीं अनुसूची, 12वीं होता है आपका नगर पालिका। नगर पालिका जैसे आजकल लोग मेयर चुने जाते हैं, म्यूनिसिपल कार्य, जैसे अब दिल्ली है तो यहाँ पर बोलते MCD, मुंबई चले जाओ तो BMC। तो इसमें जो चुनाव से लोग जीत के आते हैं, इसमें सरकार अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि इसमें मेयर होते हैं। और जो मेयर लोग चुने जाते हैं, एक प्रकार जैसे गांव में मुखिया होता वैसे शहर में मेयर होते हैं। तो दोस्तों गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत था, शहर के विकास के लिए नगर पालिका था। ये आपका बेसिक चीज होता है 12 अनुसूची, मैंने बात किया। फिर हम करते हैं आर्टिकल। पहले आर्टिकल अगर देखा जाए तो 395 थी, अब वर्तमान में लगभग 52 का 55 हो गए दोस्तों, सब क्लॉज लगा करके। कहीं लोग 450 बोलते हैं, कहीं इसको 52, चलो 450 रख लेते हैं, इतना ही। अब सोचो इतना आर्टिकल पहले इतना था, आज इतना कैसे हो गया? क्योंकि संविधान 42वां संविधान संशोधन हो रहा है, 44वां संविधान संशोधन हो रहा है, इतना संशोधन किया। एक चीज और बताते हैं दोस्त, लोग कहते हैं कि संविधान हम बचाएंगे, संविधान बचा कहाँ है? संविधान कितना अमेंडमेंट हो गया, उसका असली जो वर्जन था तो खत्म हो गया, डुप्लीकेट सब जुड़ गया। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उस खुद सोचो, कहते हैं हम संविधान बचा नहीं, संविधान तो इतना संशोधन कर दिया गया है कि संविधान अब बचा ही नहीं है। ये जो इतनी आर्टिकल बढ़ गया है, ये सब संशोधन किया गया। अरे भाई पहले किसी के लिए कोई कानून बनाया गया था कि हम इनको 10 रुपया देंगे, अब उसमें संशोधन कर दिया 10 नहीं 5 रुपया देंगे, तो आप 10 वाला पॉइंट थोड़ी दिख रहा है। तो संविधान जब संशोधन हो गया तो खत्म हो गया ना। बेवकूफ बने लोग चिल्लाते हैं हम बचाएंगे, कोई बचाएगा, बचे नहीं है। अगला देखिए, पहले कितना था 22, और आज है 25 भाग। भाग में अलग अलग दिया है कि पहला इसमें सिटीजनशिप क्या है, फंडामेंटल राइट का अलग है, फिर उसमें ड्यूटी का अलग है, DPSP का अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का अलग है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट अलग है, इलेक्शन कमीशन का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो टोटल मिलाकर के आपका 22 से 25 भाग बना दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये देखिए किस किस देश से संविधान का स्रोत लिया गया। अब इसमें आप पहले पढ़ेंगे, इसे दे दिया फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया, तो फंडामेंटल राइट आपका अमेरिका से लिया गया। फिर पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी जो है कहाँ से लिया गया, तो आपका जर्मनी से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी पॉलिसी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। ये बेसिक चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करता है। मैं एक बार इस यहाँ पर लिख करके इसको बता देता हूँ, ऐसे एक एक करके, ऐसे बस समझ जाइए। पहला इसका अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, और आपका इमरजेंसी कहाँ से लिया गया, आपातकालीन। फिर उसके बाद आपका है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी। उसके बाद आपका अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट हो गया। उसके बाद फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया। इतनी सी चीज़ें कभी काल पूछता है, इसको दोस्तों आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो अमेंडमेंट हो गया साउथ अफ्रीका, फंडामेंटल राइट अमेरिका, फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ, इमरजेंसी जर्मनी, डीपीएसपी आयरलैंड, और ये क्या लिखा है दोस्तों, हाँ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, संघीय कहाँ से लिया गया, तो आपका कनाडा से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से। ये सारी चीज़ें पूछता रहता है। तो ये होता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री जो सिस्टम काम करता है, कमेटी बनाना, रिफॉर्म करना। अब पार्लियामेंट्री में कभी सत्र चलता है, शीत सत्र क्या है, अब शीत मतलब जो ठंड का मौसम आएगा, तो इनका 3 होता है, एक ठंड का, एक बरसात का, एक आएगा आपका ठंड हो गया, बरसात हो गया, और एक जो गर्मी ये आता है। तो इसका सत्र चलते रहना चाहिए, क्योंकि सत्र से क्या होता है भाई, ठंड में लोग बैठेंगे, बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि भाई कहीं पर बर्फबारी ज़्यादा हो गया तो बिल पास करो भाई, वहाँ के लोगों को बचाओ। कहीं पर पता चला सूखा पड़ गया, गर्मी के दिन है, तो गवर्नमेंट बिल पास करे। बाढ़ आ गया तो उसके लिए इमरजेंसी बनाओ, इसके लिए बिल होता है धन विधेयक, बिल विधेयक, जो धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, एक प्रकार से आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 112 के 117, ये पूरा क्या बात करता है, धन का आप निकासी कर सकते हो। लेकिन उस धन का निकासी कब करोगे, अगर देश में कोई ऐसी इमरजेंसी चीज़ें होता है। आपने जैसे इमरजेंसी पढ़ा होगा कि एक होता नेशनल बेस, देश नेशनल आधार पे, एक स्टेट पे, एक फाइनेंसिंग, 3 तरीके से आपातकालीन लागू होता है। तो वैसे एक होता धन आपातकालीन, कभी देश में किसी प्रकार का युद्ध आ गया या बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उस इमरजेंसी में आप धन क्या करोगे, निकालना पड़ेगा, निकासी करना पड़ेगा। वित्त क्या होता है, आपका फाइनेंसिंग की बात करता है। कभी काल पूछता है कि सभी धन वित्त नहीं हो सकते, सभी वित्त जो है धन हो सकते हैं, या सभी वित्त धन नहीं हो सकते। ये काफी घूम फिर कहानी इनका चलता रहता है। अगला हम बात कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट वो होता है जो संविधान के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट वो होता है जिसमें संविधान के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात नहीं करता। जैसे अब आर्टिकल, जैसे इलेक्शन कमीशन है तो आपका आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करेगा। यूपीएससी है तो आपका अकॉर्डिंग आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात। पीसीएस आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आपका किसी का SC ST एक्ट है तो उनको अगर प्रोविज़न दिया जा रहा है तो आर्टिकल आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं आर्टिकल। किसी लैंग्वेज को, भाषा को सुधार या भाषा को प्रोविज़न दिया जा रहा है तो आर्टिकल आएगा। अब इसमें आता दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, जिसमें आपका प्लानिंग कमीशन, जिसका नया नाम आज आ गया नीति आयोग। अब इसमें आता है ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स, नेशनल इंफॉर्मेशन, स्टेट इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता आपका CBI ब्यूरो के, उसके बाद CBI आता है, ED आता है। ये सारी चीज़ें किसमें जुड़े होते हैं, आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं एक समरी तरीके से दोस्तों बात किया। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें याद है पॉलिटी का, तो समझिए आप पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या करता है, जब कोई व्यक्ति सारे रूल नियम के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई पॉलिसी में जो है पॉलिसीज में जो है पॉलिसी पास होता है, तो
तो इस पॉलिसी कौन धरातल तक उतारता है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक। और ये प्रशासनिक कौन लोग होते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सॉरी आईएफएस तो फॉरेन में होते हैं, तो ये जो होता है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये लोग सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, यहाँ पर गवर्नेंस, सुशासन को व्यवस्था करते हैं। जैसे पुलिस है, तो पुलिस का काम क्या है भाई? शासन प्रशासन को दोनों लोग को मैनेज करना, दंगा फसाद को शांत रखना, ये उसका काम है। और आईएएस का काम क्या है? कोई बिल पास हो तो उस बिल को जमीनी स्तर तक उतारना, लोगों तक पहुंचाना। तभी लोग कहेंगे कि गुड गवर्नेंस बहुत अच्छा है, कि यहाँ पर एफिशिएंसी है, इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंसी है, एक्सेस है, लोगों तक पहुंच है। तो बस ये दोस्तों छोटा सा मैंने बात किया। आज का इतना ही वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।